चलिए क्लास नोट्स निकाले हैं। चलो अब लास्ट दो टॉपिक बचे हैं, एक है मिरर और एक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। चलिए शुरू करते हैं भाई। सभी को गुड मॉर्निंग लिखें। अब हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मिरर बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आज 20 से 22 सवाल का होमवर्क कर सकते हैं। 2 दिन में तो स्फेरिकल मिरर पूरा हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को समझिएगा और साथ साथ लिखना शुरू करिएगा। साथ साथ लिखिए। हम पढ़ रहे हैं आज स्फेरिकल मिरर। हम पढ़ रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर 2 तरह का होता है। एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखें, ये मिरर है। बिल्कुल बातचीत बंद करिए। शानदार टॉपिक, आसान टॉपिक। जो लेंस में मेहनत करिए वो सारी की सारी यहाँ एप्लीकेबल है, तो ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा। अब ये मिरर है। सबसे पहले आप ये हैशिंग करते हो। ये हैशिंग का मतलब होता है इस साइड क्या कर रखी है, पॉलिश। ये बेकार सरफेस है। रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, आगे से। ये आगे से रिफ्लेक्शन होगा, तो जहाँ से रिफ्लेक्शन होगा वहाँ से देखा जाता है। अब बताइए, यहाँ से अंदर की तरफ दबा हुआ है तो कौन सा मिरर हुआ, कॉनकेव। अच्छे से पहचानना सीखिए तब मजा है। अब जैसे मैंने ये बनाया, अब सबसे पहले देखिए, ये तो पॉलिश्ड है, यहाँ से मतलब ही नहीं है देखने का। ये रिफ्लेक्शन साइड है। अब रिफ्लेक्शन साइड बाहर की तरफ आई हुई है, मतलब ये कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स। लिखना शुरू करिए साथ साथ। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पता करना कहाँ से कॉनकेव है और कहाँ से कॉन्वेक्स है। तो एक तो रिफ्लेक्टिंग साइड है। रिफ्लेक्टिंग साइड को तो आपको जज करना है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स कहाँ से है। अब जैसे कोई मिरर ऐसा आ जाए, अब देखिए क्या आप कहेंगे, कॉनकेव, यहाँ से रिफ्लेक्शन है, कॉनकेव। कोई ऐसा आ जाए, आप बताइए, यहाँ से देखेंगे कॉन्वेक्स। जहाँ से रिफ्लेक्शन है वहाँ से चेक करिए। छोटे छोटे पॉइंट हैं, कभी डायग्राम ही बना हुआ आ जाता है। तो सर मैं अगर मिरर पहचानने में गलती कर दूंगा तो सवाल गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है। तो अगर आपने मिरर नहीं पहचाना सही तो सवाल गलत होने की संभावना है, क्योंकि अगर फोकल लेंथ आपने प्लस माइनस गलत लिख दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको सबसे पहला स्टेप मिरर पहचानना आना चाहिए। थोड़ा जल्दी लिखिएगा, स्लाइड आगे फटाफट करूँगा। कोशिश करिए जब मैं लिख रहा हूँ उसी समय लिखिए। अब काफ़ी दिन हो गए अपन को पढ़ते हुए, तो फ्रीक्वेंसी इस तरह से मैच करिए, जब लिख रहे हैं तभी साथ साथ लिखिए। तो बताइए, स्फेरिकल मिरर कितने तरह के, 2, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या होता है, ये है साहब आपका कॉनकेव। अब हम 10वीं में ऐसा पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइट आएगी और कहाँ से पास होगी, फोकस से। आज ये बात अच्छे से समझ में जाइए। फ्राइडे का दिन है, सुबह 7:13 हुए हैं। सही बात सीखिए, पैरेलल लाइट फोकस से पास नहीं होती। पैरेलल लाइट
अलग अलग पॉइंट से पास होती है और ये एक बीमारी है। इस बीमारी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। ये गलत है आपको याद कि पैरेलल लाइट फोकस से पास होती है ना। सही सेंटेंस क्या है वो सुनिए, पैरेलल के साथ साथ उसको होना पड़ेगा पैराक्सियल। पैराक्सियल कौन होते हैं मेरे बच्चों? जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस 5 डिग्री से कम होता है। अब सही बात सीख के जाएंगे तब मजा आएगा। ये कॉनकेव मिरर, सब जनता बोर्ड पे देखिए, ये पैरेलल लाइट आई तो सर पैरेलल तो ऊपर भी आ रही थी, पर भाई वो पैराक्सियल नहीं थी। ये रे जिनका एंगल ज़्यादा होता है उन्हें बोलते हैं मार्जिनल रेज। तो पैरेलल के साथ साथ क्या होना जरूरी है? पैराक्सियल। तसल्ली से बोलिए, पैरेलल एंड पैराक्सियल। पैराक्सियल कौन? जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा हो। ये रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से पास होते हैं एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। दोनों बातों में अंतर है। अससन रीजन का एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है। 10th क्लास का बच्चा ये याद करता है पैरेलल लाइट हमेशा फोकस से पास होती है। गलत है, ये एक बीमारी है। इस बीमारी को बोलते हैं स्फेरिकल एब्रेशन। पैरेलल के साथ क्या होनी चाहिए? पैराक्सियल। तब जाके वो कहाँ से पास होगी? फोकस से। लिख लीजिए। और ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला कल भी मैंने आपको बताया था। मिरर के लिए क्या लगता है? F बराबर R/2। मॉड्यूल मिल रहे होंगे, देखिए एक बार मॉड्यूल का अपडेट दे दीजिए। सारे मॉड्यूल हमने यहाँ से डिस्पैच कर दिए हैं, ठीक है। एक भी बच्चा नहीं छूटा है, सब जो कल तक एनरोल हुए हैं उनके भी डिस्पैच कर दिए। हाँ, एक पार्ट ही मिला है, दूसरा पार्ट 15 दिन बाद भेजेंगे। जिनको नहीं मिला और जो मॉड्यूल वाले कोर्स में एनरोलमेंट हैं, मुझे क्लास के बाद इस पर मैसेज कर दीजिए, नाम, रोल नंबर और मॉड्यूल नहीं रिसीव हुआ ये लिख दीजिएगा। मैं आपको कोरियर का जो डॉकेट नंबर होता है वो भेज दूंगा। चलिए, तो पूरी बात बोलिए। सिर्फ पैरेलल लाइट फोकस से पास होगी, गलत सेंटेंस है मेरे बच्चों। पैरेलल के साथ साथ क्या होना पड़ेगा? पैराक्सियल। और कौन होता है पैराक्सियल? ऐसी रे जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? पैराक्सियल। और मिरर के लिए याद रखिए F बराबर क्या होता है? R/2। ओनली फॉर मिरर, वहाँ लिख लीजिएगा F बराबर R/2 इज एप्लीकेबल ओनली फॉर मिरर। बढ़ूँ आगे? तो अभी तक सिर्फ पहला फॉर्मूला बताया है F बराबर R/2, जो कि हमें ऑलरेडी पता था, मिरर के लिए एप्लीकेबल है। F बराबर R/2। आगे कर रहा हूँ भाई, देखते जाइए, साथ साथ बनाने की कोशिश करिए। आप बाद में लिखते हैं, ये समस्या है, साथ में लिखिए। ये मिरर, अब ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का क्या रहा होगा? पार्ट रहा होगा। उस स्फीयर के सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मिरर किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा, उसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट की दूरी सभी को पता है R। R होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। R होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर ये है पोल, एक रेफरेंस पॉइंट है। अब खुद बताओ फोकस कहाँ होगा? इनके बीच में होगा। पूछो क्यों बीच में होगा? क्योंकि R/2 है, तो फोकल लेंथ R/2 है, तो फोकस बिल्कुल बीच में होता है। इनको सीखना पड़ेगा,
C सेंटर ऑफ कर्वेचर, P पोल, F फोकस। तभी दोस्ती करोगे, तभी सवाल करने मजा आएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। फिर किसी कहीं कहीं जगह C को 2F भी बोला जाता है। क्या बोल सकते हैं 2F? खुद सोचो, F का डबल करोगे तो C आ जाएगा ना, F है R/2, R/2 का डबल करिए तो R आ जाएगा। तो कभी कभार C को 2F भी कहा जाता है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये बुक्स में लिखने से वो ऑथर थोड़ा सा घबराता है कि यार इतनी छोटी बात लिखूंगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। क्या है छोटी बड़ी बात, क्या है, फिजिक्स आनी चाहिए, बेसिक्स बढ़िया होने चाहिए। C को ही क्या कहा जाता है, 2F। क्यों कहा जाएगा खुद सोचो, वो फोकस का क्या है, डबल। फोकस का क्या है, डबल। बोलिए क्या यहाँ तक बात ओके है क्या? C सेंटर ऑफ कर्वेचर, R रेडियस ऑफ कर्वेचर। वापिस एक बार फिर लिख लें, भाई की शर्म है, अपने लिए तो पढ़ रहे हैं। F बराबर R/2, F बराबर R/2। पहला इंपॉर्टेंट काम है अटेंडेंस। अभी पहला ही चैप्टर चल रहा है ऑप्टिक्स, वहाँ बेसिक मैथ वेक्टर खत्म होके शुरू होगा। पहले चैप्टर ही चल रहे हैं भाई, अभी तो पूरी फिजिक्स बची हुई है, 25 चैप्टर बचे हुए हैं। तो रोज अटेंडेंस, डेली आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट काम। फरवरी तक डेली आना सबसे इम्पोर्टेंट और कठिन काम। सर्दियों में भी डेली आना, रोज सुबह पहली क्लास में आना, सबसे इम्पोर्टेंट और कठिन काम। दूसरा, हेल्थ अच्छी रखिए, उसके बाद घर पे पढ़ाई करने का मन करेगा। क्लास ही छोड़ देंगे, 2 दिन 3 दिन की क्लास छोड़ दी, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, चैप्टर पूरा गड़बड़ हो जाता है। थोड़ा अपने खुद के नियम कानून बनाए, किसी से फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, खुद के नियम। रोज आना मस्ट है, दिमाग नहीं लगाऊंगा कि केमिस्ट्री में टॉपिक आता है, बायो में आता है, अब जल्दी चला जाऊंगा, ये लेट आ जाऊंगा, नहीं, दिमाग मत लगाइए। फिजिक्स में तो कभी करोगे नहीं, ऐसा मुझे पता है, क्योंकि मैंने आपकी फिजिक्स देख रखी है ना। तो फिजिक्स में तो मुझे आवश्यकता नहीं है बोलने की, पर रोज आना है। पहला, हेल्थ अच्छी रखें, खाने पीने का ध्यान रखें। अभी पानी का इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है बारिश के समय, थोड़ा सा पानी पीने का अगर गर्म कर सकते हैं, घर पे अपने हॉस्टल में बॉईल कर सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। अभी 2 दिन 3 दिन बीमार पड़ गए, 3 दिन के लेक्चर छूट गए, मामला फिर गड़बड़ हो गया। तो केवल सिलेक्शन के लिए मेहनत नहीं चाहिए भाई, एक डिसिप्लिन चाहिए। और सफलता बोले तो सही आदत, छोटी छोटी सही आदत। समय पर उठना है, समय पर सोना। रात को 2 बजे तक पढ़ लिए, आपको लगा अरे यार मैं तो 2 बजे तक सर न्यूमेरिकल किए करंट इलेक्ट्रिसिटी के, बढ़िया लग रहा था, करते गए, बात अच्छी है। आपको लगा अरे मैं तो 2 बजे तक पढ़ रहा हूँ यार, पर आपने गलत कर दिया, क्योंकि आपकी है तो मॉर्निंग क्लासेस, 2 बजे के कारण आपने सुबह वाली क्लास या तो मिस कर दी, या आप भी गए तो क्लास में एफिशिएंसी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने कभी 2-3 बजे तक 2-2 3-3 साल पढ़ाई नहीं करी है। आपका टाइम टेबल रहा है, हम सब का, इंडियंस का 10, 11, 11:30 तक, क्योंकि हमारी सबकी नर्सरी से लेकर 10th तक स्कूल सबकी मॉर्निंग में है मोस्टली, तो हमारा सबका शेड्यूल वही है। तो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक वैसे ही तो सेट है। तो आपने एक दिन 2 बजे तक पढ़ भी लिया, पर आपने किया क्या नुकसान, अगले दिन की सारी क्लासेस कोचिंग की गड़बड़ हो गई। उससे आपकी पढ़ाई प्रभावित होगी, क्योंकि वो समझ में नहीं आया, उसका बैकलॉग होगा, फिर उसके क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। ये सब कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं, आपको पता नहीं चलता। आपको एक दिन लगा कि यार मैंने हिम्मत करके 2 बजे तक पढ़ाई करी, पर आप समझ नहीं पाए उसके साइड इफ़ेक्ट आगे से आगे क्यूमुलेटिव होते जाते हैं। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जुड़ते जाते हैं। थोड़ा सा अपने आप को डिसिप्लिन में लाइए, अभी समय है, अभी बाजी हाथ से निकली नहीं है। नवंबर दिसंबर हो जाएगा तब मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो आज अगस्त शुरू हुआ है, तो अभी अपने पास पूरा टाइम है कि अपन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कुछ एक बाउंड्री तो बनाएं। उठने का समय तो चलो ऑलमोस्ट फिक्स है, क्योंकि आना ही है। रात को सोने का समय फिक्स करें, आधा घंटे का वेरिएशन चलेगा, पर ऐसा नहीं कभी 1 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 10 बजे ना, उससे दिनचर्या प्रभावित होती है। आधे घंटे का टाइम ऊपर नीचे चलेगा,
समय पर बेड पे जाएंगे, समय पर सोएंगे, पूरी नींद पूरी होगी तो अगला दिन एकदम बढ़िया निकलेगा। रोज जो पढ़ाया जा रहा है उसको होमवर्क मेंटेन करिए। बहुत दिमाग मत लगाइए कि इतना सारा सिलेबस है, कैसे कराएंगे, कैसे होगा। पिछले 20 साल से करा रहे हैं हम, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 महीने में भी पढ़ाते हैं यही चीज़, यही 8 महीने में पढ़ाते हैं। 11th वाला बच्चा आता है तो उसको ये सारी चीज़ कितने साल में पढ़ाते हैं? 2 साल में पढ़ाते हैं। क्रैश कोर्स होता है 90 दिन का, जनवरी से शुरू होता है, उसमें भी पढ़ाते हैं। 45 दिन का क्रैश कोर्स होता है, उसमें भी सारा पढ़ा देते हैं। और 45 दिन पढ़ाने के बाद भी बच्चों को लगता है सर लॉन्ग ईयर में जो पढ़ा था उससे ज़्यादा पढ़ा दिया। तो ये तो हमारी एबिलिटी है। 2 साल, 90 दिन, 45 दिन, 8 महीने, 10 महीने, सभी तरह से हमें बल्लेबाजी करने आती है। ये हमारी एबिलिटी है। 20 साल से हम यही काम कर रहे हैं, तो हमें तो सिलेबस हम जानते हैं कि किस तरह से सिलेबस से खेला जाता है। आप चिंता नहीं करिए, आप तो मस्त होके पढ़िए कि जो पढ़ाया जा रहा है उसको हमें अच्छी तरीके से उसका होमवर्क करना है। होमवर्क वाला जीतेगा, नोट्स बनाने वाला नहीं जीतेगा, ये ध्यान रखिएगा। नोट्स बहुत अच्छे हैं, नोट्स ही नोट्स पढ़ रहे हैं, नोट्स ही नोट्स पढ़ रहे हैं, नहीं, काम नहीं चलेगा। होमवर्क, मॉड्यूल, PYQ, नीट के प्रश्न, DPP सब करने पड़ेंगे भाई। थोड़ा सा अपना ढर्रा सुधारिए। 2 महीने हो गए मेरे हिसाब से, कई बच्चे मई में आए हैं, कई बच्चे जून में आए हैं, जून पूरा हो गया, जुलाई पूरा हो गया, अब अगस्त शुरू हो गया। कोटा से भी अपन एडजस्ट हो चुके हैं, कई बच्चे पहली बार आए हैं। अब ठीक है, अब एकदम टाइट होके पढ़िए। 12 से 13 घंटे तो पढ़ना ही है, कोचिंग मिलाकर, ये मान के चलिए। इससे कम पढ़ रहे हैं मतलब मामला गड़बड़ है। कोचिंग मिलाकर 13 घंटे की एफिशिएंसी चाहिए। नहीं पढ़ रहे हैं ऑन ग्राउंड तो गलत कर रहे हैं। कितने भी अपन होशियार हैं, पर नीट में, बायो में रिपीटिशन चाहिए, रिवीजन चाहिए बार बार, और बार बार रिवीजन के लिए समय देना पड़ेगा। चीज़ें स्किप हो जाती हैं बॉटनी में, जूलॉजी में, जब तक 10-10 बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को सिस्टमेटिक करिए। इसलिए आप 5-7 मिनट बात करिए। आप सब हमारे बच्चे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, आप ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप अच्छा करोगे, अच्छे रिजल्ट आएंगे तो चीज़ें और बहुत आगे जाके अच्छी होंगी। आप सबके लोगों, माता पिता ने, आपने हम पर विश्वास किया है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट दें, एक एक बच्चे पर काम करें। तो आप लोग भी मेहनत करोगे, हम भी मेहनत करेंगे, दोनों मिलकर एक अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए। थोड़ा और अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर होइए। गंभीर का मतलब है मेरा एक रेगुलर टाइम टेबल हो, मेरा एक सिस्टमेटिक काम हो, उठना सोना फिक्स हो। मोबाइल देखिए, कोई मना नहीं है, पर कहीं ना कहीं बाउंड्री खींचिए। आधा घंटा, 30 मिनट, 40 मिनट बहुत है। ऐसा नहीं है हम मोबाइल छोड़ने का कह रहे हैं, हम भी करते हैं, मोबाइल हम चलाते हैं ना। हम अगर नहीं बच्चों से जोड़ेंगे सोशल मीडिया से, कैसे काम होगा? हम भी चलाते हैं। इतने ग्रुप हमारे बने हुए हैं ऑफिस के, उन सबको मैनेज करना पड़ता है। अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, बात करनी पड़ती है व्हाट्सएप पे, नहीं तो सिस्टम को मैनेज कैसे करेंगे? बिना मोबाइल नहीं चल सकते, पर लाइन तो खींचनी पड़ती है। अगर हम 5 घंटे मोबाइल चलाएंगे तो सारा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। तो आपको भी एक स्टॉप बटन दबाना आना चाहिए कि कहाँ स्टॉप बटन दबाना है। थोड़ा सा अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस होइए। आप ही अपने आप को सबसे अच्छा जानते हैं, ये बात ध्यान रखिए। माता पिता ठीक हैं, कई के माता पिता तो साइंस एजुकेटेड नहीं है, कई लोग नहीं पढ़े हुए माता पिता, कई के बच्चों के ऐसे हैं, उनको तो सिर्फ ये पता है कि कोटा में जाके बच्चा पढ़ रहा है, उनको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, उनको सिर्फ ये पता है डॉक्टरी की तैयारी कर रहा है। कई माता पिता ऐसे हैं, पर वो तो अपनी क्षमता के अनुसार आपको पढ़ा रहे हैं। आपकी एबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको सही तरीके से रिसोर्सेज का यूज़ करें। थोड़ा सा इस बात को समझिए। आजू बाजू की गप्पें, इधर उधर की एक्टिविटी, हॉस्टल के पंगे, ये कोई काम नहीं आएंगे, सिर्फ पढ़ाई काम आएगी। आइए फिर आगे चलते हैं। तो 3 शब्द आ गए, पोल, एफ और सी। पी कौन है? पोल। एफ कौन है? फोकस। और सी कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी को ही क्या कहा जाता है? 2F। सी को ही क्या कहा जाता है? 2F। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिए, एफ बराबर R/2। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। आगे आइए, लिखें रे ट्रेसिंग।
कॉनकेव मिरर में रे ट्रेसिंग करते हैं। रे ट्रेसिंग, कॉनकेव मिरर में रे ट्रेसिंग करते हैं। अब सब लोग बोर्ड पे देखना, आज आधे घंटे रे ट्रेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे। डायग्राम बना लीजिए, डायग्राम बना लें। अब सीखना, यहाँ से इतने थ्योरेटिकल सवाल बनेंगे भाई, जब तक ये चित्र क्लियर नहीं होंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। और ये आपको घर जाके आज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चारों में अंतर बताइए खुद बनाते बनाते, क्या चीज़ अंतर है? पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बना लें। सभी कॉनकेव मिरर के डायग्राम हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी बनाएं। सभी कॉनकेव मिरर के डायग्राम हैं। ऑनलाइन आवाज़ साफ आ रही कि भाई? ऑडियो वीडियो क्लियर है? लाइव लेक्चर ओके है? बहुत बढ़िया। काफ़ी बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था, कल सभी बच्चों को टेली कॉलिंग कराई है। आप लोगों के पास फ़ोन भी आए होंगे जिन लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था। आज सभी को मैसेज शूट भी होगा फादर के मोबाइल नंबर पे। सीरियसनेस ज़रूरी है, बिना टेस्ट इवोल्यूशन नहीं हो पाएगा और बिना टेस्ट हम अपनी आप गलतियों को नहीं पहचान पाएंगे। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखना और आप देखना कैसे कैसे रे डायग्राम अलग बनेंगे। सभी लोग बोर्ड पे देखें, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। सभी लोग बोर्ड पे देखें। पहली रे, ये देखिए पहली पैरल आएगी, कहाँ से पास होगी? फोकस से। देखते जाना, सब में एक जैसा बनाऊंगा, कोई भेदभाव नहीं। पैरेलल लाइट आई, कहाँ से पास होगी? फोकस से। पैरेलल लाइट आई, कहाँ से पास? फोकस से। पैरेलल लाइट आई, कहाँ से पास? फोकस। देख लो, सब एक जैसे, जानबूझ के चारों एक साथ बना रहा हूँ ताकि आपको पता चले कोई भेदभाव नहीं है। पैरेलल आई, फोकस से पास हुई। सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन का रंग बदल रहा हूँ। अब ले जा रहा हूँ लाइट को पोल पे, टक, ये पोल पे गई। अब जितने एंगल पे आई उतनी एंगल पर रिफ्लेक्ट। ये गलत कर दिया क्योंकि ये एंगल कम है और ये एंगल गलत कर दिया। तो सर फिर मैं क्या डी लेकर आऊँ क्या? नहीं, डी की जरूरत नहीं है, अंदाजन अंदाजन कर दे। इतने में आया, इतने में ही क्या कर दे? रिफ्लेक्ट। अब बता, क्या यहाँ दोनों रे कटी? जहां दोनों रे कटी वहां क्या बनेगी? इमेज। देख खुद बताओ इमेज की नेचर बताओ। इमेज क्या रियल है? क्या इमेज इन्वर्टेड है? क्या छोटी है या बड़ी है? डिमिनिश। कैसी है? डिमिनिश। डिमिनिश है। और बताइए कहाँ बनी? F और 2F के बीच। आज घर जाके 1 घंटा इसी के साथ खेलें। दूसरा देखें, सेम कॉन्सेप्ट। पोल पे आ रहे, जितने एंगल पे आएंगे उतने ही एंगल पे जाएंगे। ये देखिए उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हुए। जहाँ कटी वहाँ क्या बनी? इमेज। खुद बताइए इमेज, चिल्लाइए, बोलिए। रियल है क्या? रियल है क्या? इन्वर्टेड है क्या? एनलार्ज है क्या? और बताइए कैसी? बिहाइंड या बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F। और देखिए ये बहुत ज़बरदस्त होगा, एक बार रुकिएगा, ये बहुत ज़बरदस्त होगा। ये पोल पे आए, बहुत बड़े एंगल पे आए, बहुत बड़े एंगल पे ही जाएंगे। अब आप देखो भाई साहब, बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें। सभी को मम्मी का समय, बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे देखिए। ये दोनों लाइट आगे जाके मिलेंगी ही, कहाँ बढ़ाएंगे?
पीछे, ये पीछे बढ़ाया, ये पीछे बढ़ाया, जहां मिली वहां क्या बनी, वर्चुअल या रियल, इरेक्ट या एनलार्ज। भाई साहब इसे बोलते हैं, डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है वो यही होता है, शेविंग मिरर जो होता है वो यही होता है, मेकअप मिरर जो होता है वो भी यही होता है। आप देखिए चेहरा कैसा दिख रहा है, चेहरा बड़ा और सीधा, मेकअप करना है तो चेहरा बड़ा और सीधा दिखेगा तो बहुत फाइन मेकअप कर पाएंगे। डेंटिस्ट जो यूज करता है वो चम्मच के आगे मिरर लगा रहता है, तो दांत कैसा दिख रहा है, देखिए ये आपका दांत है जो सड़ा हुआ है, कैविटी है जिसमें, और ये दांत कैसा दिख रहा है, बड़ा और सीधा। तो वो लिखेगा अ डेंटिस्ट यूजेस अ मिरर, तो आपको चमकना चाहिए। कौन सा मिरर है, कॉनकेव। बनाना शुरू करिए। 2F वाला तो सभी को पता है, 2F पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, 2F पे ही बनती है। सेम साइज बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अब रे ट्रेसिंग से कितने प्रश्न सॉल्व होते हैं वो आप देखना, आप कि इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। आज घर जाके इसकी प्रैक्टिस करिए, 2-3 बार गलत बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है, काटा कुटी होगी कोई दिक्कत नहीं है, तभी सीख पाओगे। और अभी आप देखना कितने सारे प्रश्न सही चित्र बनाने से सॉल्व होंगे। संडे मेहनत करेंगे भैया, नहीं नो नहीं है संडे। तो कोई एक्स्ट्रा क्लास है कि इसी की, वाजपेयी सर की है, ठीक है तो अच्छी बात है। फिर तो जब जूलॉजी की होगी तो उसके साथ ही पढ़ लोगे। फिर अभी जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं अभी पढ़ लीजिए। आप समझिए बात को, सितंबर अक्टूबर में तो ना तो हम बुलाएंगे एक्स्ट्रा, ना संभव है ना, क्योंकि उस समय सिलेबस बहुत हो चुका होगा, सेमी मेजर टेस्ट होंगे, रिवीजन करना है। अभी पढ़ सकते हैं क्योंकि अभी है समय पढ़ने का, जितना ज़्यादा कमर कस सकते हैं। एक बार सिलेबस सही समय पे फरवरी में, मार्च के पहले हफ्ते तक ख़त्म हो जाएगा तो आपको पूरे 50 दिन मिलेंगे रिवीजन के, पूरा मार्च पूरा अप्रैल 50 दिन। अगर मान लें 5 से 10 मार्च तक ख़त्म हुआ तो 50 दिन, मार्च के 20 दिन और अप्रैल के पूरे 30 दिन, 50 डेज, जिसमें रिवीजन, मेजर टेस्ट, वन शॉट, डाउट काउंटर, और एकदम उसको बढ़िया फिनिश कर देंगे।
इसलिए अभी जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा घर पे मेहनत कर सकते हैं करिए। अब बताइए, आप ज़्यादा ध्यान से देखिए, ये रियल इमेज है, रियल इमेज इन्वर्टेड बनी, रियल इमेज इन्वर्टेड बनी, वर्चुअल इरेक्ट हो गई भाई साहब। ये सेंटेंस कितना अच्छा है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा, ये वर्चुअल थी, कैसी बनी, इरेक्ट। तो ये काम लेंस में भी होता था, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। तो वहां मैंने आपको खूब सिखाया था, एम नेगेटिव का मतलब रियल इमेज, नेगेटिव एम का मतलब होता है रियल इमेज, क्योंकि इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। सर ये क्या लिखा है, आज पहली बार लिखा है ये भी आप सोच सकते हैं। m की वैल्यू 1 है, ये देखिए, जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही इमेज का साइज है, m बराबर होता है HI/HO। खुद सोचिए, बहुत रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर दोनों बराबर हो गए तो m की वैल्यू 1, अगर इमेज की साइज ज्यादा है तो ज्यादा ऊपर होगा तो आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा, अगर इमेज छोटी है ऑब्जेक्ट बड़ा है तो आंसर लेस देन 1 आएगा। मॉड क्यों लगा दिया, क्योंकि साइन तो क्या बताता है, रियल है या वर्चुअल। बताइए क्या बात ओके है। अब देखिए 2-3 प्रश्न आपको दिखाता हूं करके, शुद्ध रूप से थ्योरेटिकल, तब मजा आएगा आपको। और बताइएगा क्या क्या केस पॉसिबल है। बताइए कॉनकेव मिरर क्या क्या कर सकता है, मैच करिए। ए किससे मैच करेगा, पी से, क्यू से, आर से, एस से, टी से। अब वही बच्चा कर सकता है जिसको ये पता हो। देखना आप घर जाके क्यों आधे घंटे आज आपको ये घिसना है, वो देखिए। क्या बड़ी इमेज बनाता है, छोटी बनाता है, इन्वर्टेड बनाता है, इरेक्ट बनाता है, सब काम करता है। देखिए छोटी बड़ी सीधी सारी इमेज बना रहा है। ये देखिए एक और बनाता हूं, इरेक्ट एंड एनलार्ज, इरेक्ट एंड डिमिनिश। अब बताओ कौन सा होगा, सारे सही हैं क्या। ऊपर फोटो हैं, देखते जाओ, बताओ मैग्नीफाइड थी, बड़ी थी, छोटी थी, रियल थी, वर्चुअल थी, इरेक्ट और एनलार्ज। कौन से वाला, शेविंग मिरर, इरेक्ट और इरेक्ट के साथ डिमिनिश नहीं है। डिमिनिश है तो सही, पर ये इन्वर्टेड है, इरेक्ट के साथ डिमिनिश नहीं बना रहा। औकात ही नहीं है भाई की, इरेक्ट भी हो और डिमिनिश हो नहीं। अच्छा इन्वर्टेड में तो औकात है, इन्वर्टेड में छोटी भी बड़ी भी, पर इरेक्ट में केवल बड़ी, इरेक्ट में छोटी बनाने की औकात। तो बताइए आंसर किससे मैच करेगा, ए मैच करेगा पी, क्यू, आर, एस, टी, यू से मैच नहीं करेगा। अब ये वही बच्चा आंसर दे सकता है जिसको ऊपर रे ट्रेसिंग डायग्राम क्लियर है, नहीं तो आपको ये रटना पड़ेगा। आपको अब पता चलना चाहिए, डेंटिस्ट शब्द आ जाए आप तुरंत बोलिए कॉनकेव मिरर,
तुरंत बोलिए। डेंटिस्ट शब्द आते ही मिरर कौन सा? कॉनकेव। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। दिव्या, कृष्णा, मानवी, दिशा, हाँ यू रॉन्ग है, बहुत बढ़िया। PQRST बिल्कुल सही। साहिल कुमार, अजीत यादव, रुद्र, निखट, रामेश्वर, आदित्य राज, शिवांशु रॉय, बहुत सही, बहुत बढ़िया। यू छोड़ के सारे सही हैं, बिल्कुल सही। PQRST ऑल ओके, यू रॉन्ग है। बढ़ो आगे। अब अगला देखना, सब थ्योरेटिकल सवाल है, तब आपको पता चलेगा कि यार क्यों इतना रे ट्रेसिंग जरूरी है। करूं क्या आगे? चलिए देखें अगला। अगला देखिए, डायग्राम बनाइए, साथ साथ लिखना शुरू करिए। लिखा करो, तुम बैठ जाते हो, तुम्हें बार बार जगाना पड़ता है कि साथ साथ लिखा करो रे, साथ साथ लिखा करो रे, साथ साथ लिखा करो रे। देखना कितना प्यारा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है, फोकस तक आ रहा है, और आपसे पूछा गया बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी होगी। IIT का क्वेश्चन है, पर आप देखें कितना कंसेप्चुअल है। सभी लोग बोर्ड पे देखना, पेन पेंसिल छोड़ना और मुझे बताना। ऑब्जेक्ट है बहुत दूर, यहां है। एक बार डायग्राम देखिए, पन्ने पलटिए, मुझे बताइए जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f में होता है, पहला डायग्राम देखिए, पहला बताइए इमेज कहाँ बनती है? छोटी बनेगी या बड़ी? और नहीं आता रहा तो ऐसे सोचिए, इन्फानाइट के पास ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस के पास बनेगी। इमेज फोकस के पास, छोटी या बड़ी? डायग्राम नंबर 1 देखो, हर चीज है, बिना डायग्राम काम नहीं आएगा। पहला डायग्राम देख लो, ऑब्जेक्ट था इन्फानाइट और 2f में, इमेज बनी f और 2f के बीच में, पहला देख लो। अब आना अगला, ऑब्जेक्ट को ले आओ 2f पर, बताओ इमेज कहाँ? कैसी साइज? कैसी साइज? बहुत बढ़िया, सेम साइज, सेम साइज। ये O1 का मतलब ऑब्जेक्ट 1 पर है तो इसकी इमेज ये रही I1। ऑब्जेक्ट 2 पर है तो इमेज 2 पर। ऑब्जेक्ट और आगे जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जाता जा रहा है, ऑब्जेक्ट आगे जाता जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट आ गया यहां, ईमानदारी से डायग्राम नंबर 2 बताइए। 2f और f के बीच में होती है तो कहां बनती है? पीछे, 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 और कैसी? बड़ी। ये देखिए, अब इमेज की वेलोसिटी देखना, पहले यहां थी, फिर इमेज यहां थी, फिर इमेज यहां थी, जोड़ दीजिए, देखिए कैसी जा रही है इमेज? पीछे। और इमेज का साइज क्या हो रहा है? बड़ा। कौन सा ऑप्शन? कितना प्यारा सवाल है, एक बार और समझाऊंगा अभी। पहले इमेज छोटी थी, पहले इमेज छोटी, फिर इमेज सेम साइज, फिर इमेज बड़ी, इन सबको मिला दीजिए तो इमेज ऐसे टेढ़ी जाएगी। सब टेढ़ी क्यों जा रही है? क्योंकि इमेज लगातार क्या होती जा रही है? मैग्नीफाई। क्या होती जा रही है? मैग्नीफाई। बहुत अच्छा और बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या बात ओके है? एक बार और सिखाता हूं, आराम से देखिएगा, पहले आप बना लीजिए। ये ऑब्जेक्ट ऐसा आ रहा है, ये देखिए,
ये रहा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, हमारा भी ऑब्जेक्ट वैसे ही आ रहा है। देखिए पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। सर आपने अप टू फोकस क्यों बोला? अप टू फोकस है क्योंकि जैसे ही इधर चला जाएगा इमेज पीछे चली जाएगी, याद करिए। इमेज फिर शेविंग मिरर वाली पीछे बनेगी। प्योर कंसेप्चुअल प्रश्न, मतलब मजा आता है अगर ऐसी फिजिक्स आप सीखेंगे तो। और ये तभी संभव है जब आप रे ट्रेसिंग अच्छे से करेंगे। बोले क्या बात यहां तक ओके? बता दो बता दो। बढ़ो आगे, देख लो। एक बार और समझा देता हूं, ठीक है? बढ़िया, मन खुश हो जाएगा। अच्छा समझ में आता है तो घर पे जाके पढ़ने की इच्छा होती है। आइए एक बार फिर समझ लीजिए, डर हटाइए। फिजिक्स पे हम सबका हक है, केवल टॉपर बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, हम सब पढ़ सकते हैं, सब अच्छे नंबर ला सकते हैं। आइए देखिए बोर्ड पर, अब 3 डायग्राम बनाइएगा, 3 डायग्राम, बस आपका काम हो जाएगा। और ऐसे बताता हूं जो आपको 9वीं कक्षा 10वीं कक्षा वाला बच्चा भी समझ सकता है। अब आप बताना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के पास है, तुक्का मारिए, इमेज फोकस के पास। ऑब्जेक्ट 2f पर है तो इमेज 2f। अब आपको पता है सेम साइज, तो आप खुद दिमाग लगाइए। भाई साहब इमेज छोटी से बड़ी हुई है, मतलब इमेज क्या होती जा रही है? एनलार्ज होती जा रही है। और ऑब्जेक्ट फोकस के करीब तो इमेज इन्फिनिटी के करीब। खत्म, तीनों को जोड़ दीजिए। ये देखिए कितना प्यारा सवाल है। सिर्फ 3 इमेज बनाइए। एक बार ऑब्जेक्ट को रखिए इन्फिनिटी के आसपास, एक बार रखिए 2f पर, एक बार रखिए फोकस के आसपास। अपने आप आपको इमेज दिखना शुरू हो जाएगी। हाँ जी, नहीं पैरेलल तो तब होती ना जब इमेज का साइज सेम रहता। जैसे ऑब्जेक्ट पैरेलल जा रहा था क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट का साइज नहीं बदल रहा है। अगर इमेज का साइज नहीं बदलता तो आप बोलते ऐसे जा रही है पैरेलल, पर इमेज तो कैसी होती जा रही है? बड़ी 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 होती जा रही है। अगर इमेज का साइज सेम रहता तो आप बोलते कैसे जा रही है? पीछे और पैरेलल। जा तो पीछे रही है पर वो बड़ी होती जा रही है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा है? बी। आई बात समझ में? जैसे ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज बदल नहीं रहा है। ये देखिए, क्या बात ओके है? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की चर्चा। वो सारे कॉनकेव मिरर थे, अब पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स। अब इसका सोच के बताइए, F2F कहाँ होगा? पीछे या आगे? क्यों पीछे होगा बताइए? इसका गोला ऐसे बनेगा ना, इसका गोला ऐसा बनेगा ना। चलिए अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सभी बुक्स में कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस गिवन है। अब ये थोड़ा सा बढ़िया बात है, उसको आप सीखना, मजा भी आएगा कि यार एक ही केस क्यों गिवन है, जबकि कॉनकेव के तो आपने इतने सारे केस बनाए। बना लीजिए। हाँ, अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो इमेज पैरेलल जाती, पर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है दिव्या। हाँ, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पे बनती है। बिल्कुल ठीक बात है समीर।
और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, इसलिए उसकी कुछ ना कुछ क्या है, हाइट है। ठीक बात है? एक बार बताइए ऑनलाइन, शिवांशु, दोनों बच्चों को ओके है क्या? समीर, दिव्या, आदित्य, अब मेरा प्रश्न आप समझे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। आज आप 10वीं की किताब में देख लेना, 12वीं में देख लेना भाई, कॉनकेव के तो गुरुजी कितने सारे केस बनाए आपने, इतने सारे केस बना दिए भर भर के, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का केवल एक ही केस है। एनीवन कोई तुक्का मार सकता है? क्यों एक ही केस क्यों है भाई? एक ही केस क्यों है? सुनोगे कारण मजा आएगा सुनना। हो क्या रहा है, इसका F और 2F मिरर के कहाँ है? पीछे। आप मिरर के पीछे जाओगे कैसे? रियल ऑब्जेक्ट कभी मिरर के पीछे कैसे जा सकता है? मैं आपको बोलता हूं, या मिरर के सामने खड़े हो, मान लो इस पिलर पे मिरर लगा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? लो सर, मिरर के सामने खड़ा हो गया, मिरर पे मेरी क्या बन जाएगी? इमेज। मैं पास हो सकता हूँ, दूर हो सकता हूँ, पर रहूंगा तो मिरर के सामने ही। मैं आपको बोलूँ बेटा मिरर के पीछे जाओ, अरे सर मिरर के पीछे जाने से होगा क्या? ये पीछे आ गया, मिरर ही नहीं है यहाँ, यहाँ कुछ भी रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। बात बड़ी मजाकिया है, पर आप समझिए, मिरर के पीछे कैसे? कोई मतलब ही नहीं है। रियल ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे का कोई मतलब ही, जबकि वहां देखिए इसके F2F कहाँ है? इसके F2F कहाँ है? पीछे। ऑब्जेक्ट को कैसे रखोगे यहाँ? ऑब्जेक्ट यहाँ 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 रखोगे कैसे? रियल ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे नहीं रखा जा सकता, जबकि यहाँ क्या था? यहाँ क्या था? इसके F2F कहाँ थे? सामने। मैंने इन्फिनिटी 2F के बीच में रखा, 2F और F के बीच में रखा, F पे रखा, F और पोल के बीच में रखा। मेरे पास इतनी वैरायटी थी, परंतु वहां पे मेरे पास कोई वैरायटी ही क्यों नहीं है? थोड़ा और सोचिए, क्योंकि उसके F और 2F कहाँ है? पीछे। और रियल ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे नहीं रखा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलता हूं, जा बेटा बाल बना के आ, मिरर के सामने खड़े होकर, तो तू मिरर के जाएगा, सामने बाल बना लेगा। मिरर के सामने जाएगा ना, क्या बोल रहा हूं? मिरर के सामने जाएगा ना भाई, मिरर के पीछे तो कोई मतलब ही। सर ये है ना मिरर के पीछे, भाई ये वर्चुअल है, मिरर के पीछे रियल कुछ हो ही नहीं सकता। मिरर के आगे रियल दुनिया होती है, मिरर के पीछे की दुनिया चेक कर। ये मिरर के सामने था, रियल इमेज, मिरर के सामने था, रियल इमेज, मिरर के पीछे। तो रियल ऑब्जेक्ट को मिरर के पीछे रख ही नहीं सकते, और रियल इमेज भी हमेशा सामने ही बनेगी, पीछे कभी बनी ही नहीं सकती। क्या बात समझ रहे हैं क्या? इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये हम सारी चर्चा किसके लिए कर रहे हैं? रियल ऑब्जेक्ट। किसके लिए कर रहे हैं? ये देख, मैंने सब लिखा हुआ है, रियल ऑब्जेक्ट। सभी बुक्स में कॉन्वेक्स मिरर का एक ही केस है। पूछो क्यों? क्योंकि पीछे की दुनिया कैसी है? वर्चुअल। पीछे जाके आप रियल ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? अब देखिए कितना शानदार चित्र बनेगा। ये देखिए, ये पैरेलल लाइट आई फोकस से पास, ये क्या कर दिया सर? पैरेलल फोकस से पास होगी, पर सर ये मिरर को तोड़ के थोड़ा निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा। गुरुजी आप भी सुबह सुबह नशे में हो गया, यहाँ से थोड़ी ना जाएगी, इधर जाएगी। हाँ, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस। याद करिए, मिरर से रिफ्लेक्शन होता है, मिरर से आर पार थोड़ी ना होती लाइट। दूसरी लाइट बनाइए, दूसरी पोल पे आई, ये रिफ्लेक्ट हुई। अब सोच के बताएं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, एक तो ये है और एक ये है, खुद बताएं क्या आगे जाके मिल रही है क्या?
मिल रही है क्या? क्या कर रहा है ये, डाइवर्ज या कन्वर्ज? खुद देखो, ये मैंने डार्क कलर से रिफ्लेक्टेड बना दी, खुद बताओ क्या कर रहा है। इसलिए भाई साहब कॉन्वेक्स मिरर को, मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। मेरे बच्चों कॉन्वेक्स मिरर को, ये देख लो रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ज। और खुद बताइए इमेज कहाँ बनेगी, खुद कोशिश करिए कहाँ बनेगी। इसको पीछे बढ़ाया, इसको पीछे बढ़ाया, क्या यहाँ बनेगी? जल्दी से बताएं कैसी, कैसी? डिमिनिश। कैसी? वर्चुअल। कैसी? इरेक्ट। भाई साहब वर्चुअल है तभी तो क्या है, इरेक्ट है। और देखो वर्चुअल हमेशा कहाँ बनती है, मिरर के पीछे। और इसी को बोलते हैं बच्चों रियर व्यू मिरर। इसी को बोलते हैं बच्चों रियर व्यू मिरर। ये सब काम के हैं, बिना इसके सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए आज घर जाके मेरा कहना मानना, ये सारे रे ट्रेसिंग करना। रियर व्यू एक बार बोर्ड पे देखो, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? वो अपन एक्टिवा चलाते हैं, पल्सर चलाते हैं, कार चलाते हैं तो साइड में मिरर होता है, उसमें पीछे की गाड़ी पूरी दिखती है, पूरा ट्रक दिखेगा, सीधा दिखेगा। ये देखिए सीधा छोटा, सीधा छोटा, सीधा और छोटा केवल कॉन्वेक्स मिरर बना सकता है, कॉनकेव की औकात नहीं है। ये देखिए अगर वो सीधा बनाता है तो बड़ा बना देता है। इन बातों को समझो। वो कहेगा एक बच्चा मिरर के सामने खड़ा है, उसको अपनी इमेज छोटी दिख रही है, छोटी और सीधी दिख रही है, छोटी और सीधी। कॉन्वेक्स मिरर होगा, छोटी और सीधी बनाने की कॉनकेव की औकात। अगर वो सीधी बनाता है तो वो बड़ी बना देता है, सीधी के साथ छोटी केवल और केवल कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स। सीधी छोटी, सीधी छोटी। रियर व्यू मिरर कितना देखिए, पीछे का ट्रक, पीछे की बिल्डिंग, पीछे की कार पूरी उस मिरर में दिखती है, छोटी सीधी, छोटी सीधी। तो रियर व्यू मिरर्स आर कॉन्वेक्स मिरर। तो ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर को रियर व्यू मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। ये सारी बातें काम की हैं। कोई सोच के बताएगा इसके लिए m की वैल्यू, सोच के बताओगे? m की वैल्यू क्या पॉजिटिव होगी? क्यों? वर्चुअल है। और लेस देन 1 होगी, क्यों? डिमिनिश है। बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है क्या भाई ऑनलाइन? पावर फेलियर हो गया है, पर ये सारे सिस्टम तो इन्वर्टर से जुड़े हुए हैं। एक बार देखें क्या संस्कृति। चलिए आगे बढ़ें क्या? देख लो भाई, अगला प्रश्न बताऊं? देख लो, देख लो और देखना। अब सब थ्योरेटिकल सवाल हैं, आप देखोगे आपको मन खुश करेगा कि यार इतनी चीजें, सिर्फ आज सर ने एक भी फॉर्मूला नहीं सिखा रहे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया है, केवल थ्योरेटिकल सवाल हैं। अब आप देखना। कॉलम मैचिंग करने, ये वही बच्चा कर सकता है जिसको सारे रे ट्रेसिंग बढ़िया आएंगे। इसलिए आज रे ट्रेसिंग पर दमदार मेहनत करें।
और वहीं से सारे प्रश्न निकल के आते हैं। पढ़ूं क्या आगे? चलिए मिलाइए। अब सिर्फ कंसेप्चुअल सवाल है, इसको आप रट नहीं सकते हैं, अब आपको समझना चाहिए। आओ मैं आपको फील दिलाता हूं। एम को पढ़ना सीखो। एम प्लस है, चिल्लाओ एम प्लस वर्चुअल, एम प्लस वर्चुअल, एम माइनस रियल, एम माइनस रियल। ठीक है, और सीखो। एम की वैल्यू 1 से बड़ी मतलब एनलार्ज, एम की वैल्यू 1 से छोटी डिमिनिश, एम की वैल्यू 1 से छोटी डिमिनिश, एम की वैल्यू 1 से बड़ी एनलार्ज। बताओ, ये दिमाग में बैठा हो ना यार, तुम क्यों परेशान होते? देखो, एम नेगेटिव मतलब रियल इमेज। कब सीखोगे? बूढ़े हो रहे हो, रोज उम्र बढ़ रही है, सोचो ना, ड्रॉप हो चुके हैं, 12वीं पढ़े हुए 5-5 साल हो गए, अब तो सीखो यार। कब सीखोगे फिर बताओ? एम नेगेटिव, एम पॉजिटिव, कब सीखोगे बताओ? फिर कब मौका आएगा? वर्चुअल इमेज। ये दिमाग में सेट करो ना, ये लेंस के लिए भी लागू होता है, मिरर के लिए भी लागू होता है। दिमाग में बैठा ले, रचा लो, बसा लो। एम की वैल्यू नेगेटिव मतलब रियल इमेज, एम की वैल्यू पॉजिटिव मतलब वर्चुअल इमेज। ये सारी बातें किसके लिए करते हैं? रियल ऑब्जेक्ट्स। बताइए क्या बात ओके है? आगे बढ़ूं क्या? अब बताइए, अब मैच करेंगे। चलो बताओ, वर्चुअल और एनलार्ज कौन बनाता है? वर्चुअल एनलार्ज, शेविंग मिरर, मेकअप मिरर, वर्चुअल और एनलार्ज। क्या यहां से टिका दूं? पी पी ओ ओ ओके ओके ओके, ये ठीक है। वर्चुअल और डिमिनिश, वर्चुअल और डिमिनिश कॉन्वेक्स, रियल और डिमिनिश कॉनकेव, रियल और एनलार्ज कॉनकेव। सर समझ नहीं पा रहे, रियल और डिमिनिश, रियल और एनलार्ज, सबके आंसर यहाँ हैं, सबके आंसर यहाँ हैं। ये एकदम बढ़िया आना चाहिए, जितनी बार ये बनाएगा उतना मजा आएगा। सबके आंसर यहाँ है। देख, रियल और डिमिनिश, रियल और एनलार्ज सब लिखा हुआ है। हूँ मत कर, ऐसे मत कर, ये देख बना हुआ है सब। मेरे क्या होगा, लग गई, ऐसे नहीं। ये देख, रियल और डिमिनिश, रियल और एनलार्ज, रियल डिमिनिश, रियल एनलार्ज दोनों कॉनकेव बना सकती हैं। कॉन्वेक्स की औकात नहीं है, नहीं है उसकी औकात। रियल डिमिनिश, रियल और एनलार्ज। अब बताइए, बाकी तो अब सारा मैच हो रहा है, तो बताओ ए किससे मैच होगा? ए क्यू से, और वर्चुअल है तो एस। बी किससे होगा? बी पी और एस। सही है, प्लस का मतलब वर्चुअल है, ठीक है। सी बताओ? सी क्यू और आर, और डी, डी रियल है तो आर आएगा, और कॉनकेव है क्यू आर। देख लो भाई, यह भी थोड़ा कच्चा पक्का ही रहेगा। पक्का तभी होगा जब घर पे रे ट्रेसिंग करोगे। बिना रे ट्रेसिंग के समझ में नहीं आएगा भाई, बिना रे ट्रेसिंग के नहीं आएगा। सब पेपर के सवाल हैं, नीट के, जेई मेन के, सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तब आपको पता चलेगा कि सर ये सब बातें पता होंगी तभी मैं पढ़ पाऊंगा। एक बच्चा मिरर के सामने खड़ा है और अपनी इमेज इरेक्ट
और 1/5 ऑफ इट्स हाइट देखता है, 1/5 ऑफ इट्स हाइट। मिरर पहचानो, पहचानो मिरर। एक बच्चा मिरर में अपना सिर बड़ा देखता है, सिर देखता है बड़ा, पेट देखता है, सिर छोटा कर देता हूं, सिर छोटा ही तो है, पेट बड़ा, और पैर, लेग्स, पैर सेम साइज। अब बताइए मिरर कौन सा है? तीन मिरर हैं इसके, तीन आंसर हैं, तीन मिरर होंगे, तीन। ये देखिए, सिर छोटा, छोटा और सीधा, रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। पीछे का ट्रक, छोटा और सीधा, छोटा और सीधा। ऊपर वाला मिरर कॉन्वेक्स होगा, बड़ा और सीधा, शेविंग मिरर कॉनकेव। और ये प्लेन, प्लेन मिरर, क्योंकि प्लेन मिरर में साइज सेम रहता है। सर सेम तो 2F में भी था, पर वो सेम साइज के साथ उल्टा था, सेम साइज के साथ सीधा। प्लेन मिरर में रोज बाल बनाते हो खड़े होकर, साइज कैसी दिखती है? बराबर। और कैसा? सीधा, सेम साइज और सीधा। आंसर होगा कॉन्वेक्स, कॉमा कॉनकेव, कॉमा प्लेन मिरर। ऊपर वाले का आंसर बताओ, ऊपर वाले का आंसर बताओ। बताइए, यहां तक सब ओके है क्या? बढ़ूं क्या आगे? देख लीजिए। अब कुछ फॉर्मूले देखिए, मिरर और लेंस। अगर आपको लेंस याद है तो मिरर में दिक्कत नहीं आएगी। एक जैसे फॉर्मूले चलते हैं, बस साइन अलग। यहाँ m का बहुत पॉपुलर फॉर्मूला आपको याद हो, f अपॉन f प्लस यू। यहाँ f अपॉन f माइनस यू। सिर्फ साइन बदल जाता है, सब जगह बदलता है। लेंस फॉर्मूला आपको याद है 10वीं से, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ 1/v प्लस 1/u, ये देखिए प्लस हो गया। तीसरा, m का फॉर्मूला यहाँ चलता था v/u, यहाँ चलेगा माइनस v/u। सारे फॉर्मूले में प्लस माइनस का चेंज है, जो भी आपको याद है। वेलोसिटी का याद हो तो यहाँ सिखाया था m², याद है? यहाँ चलेगा माइनस हो जाएगा। कोई भी एक लिस्ट याद कर लीजिए, दूसरी आपको अपने आप याद हो जाएगी। साइन देख लीजिए, साइन बदल रहे हैं, ये माइनस हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया। पावर, लेंस में पावर होती है 100/f, जबकि मिरर में बताइए -100/f। कोई भी एक लिस्ट आप अच्छी याद कर लीजिए, दूसरी लिस्ट में आपको परेशानी नहीं आएगी। आज एक भी न्यूमेरिकल नहीं कराया, सोचो आप, केवल थ्योरेटिकल बातें सिखाई हैं। तो घर जाकर इनको रफ कॉपी में बना बना के याद करोगे तब मज़ा आएगा, क्योंकि अगला लेक्चर चलेगा केवल न्यूमेरिकल का।
संडे को क्लास होगी तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको परेशान नहीं होना है। जूलॉजी की होगी तो जूलॉजी की लगेगी, फिजिक्स होगी तो अनाउंसमेंट हो जाएगा, आपको अलग से पैनिक नहीं होना है। अनाउंसमेंट भी होगा, व्हाट्सएप पे डिटेल भी आएगी, टेलीग्राम पे भी आ जाएगा, जहां आप जुड़े हुए हैं आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, आपको पजल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जल्दी आइए। वेलोसिटी ऑफ इमेज की डायरेक्शन समझ में नहीं आ रही? समझाया कहाँ है? किसको नहीं आ रही? अच्छा, चलिए आगे बढ़ें क्या? यहाँ तक ओके है सभी को? जल्दी रुकूं क्या? जल्दी आओ। अब एक बढ़िया बात सीखना, बहुत इंटरेस्टिंग। जिस प्रकार लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन पाया जाता था, आपने पढ़ा है, याद है कैसा? वाइट लाइट आई, भाई साहब रेड कहाँ भाग जाते थे? रेड भैया दूर, वायलेट भैया पास। ऐसा क्यों होता था पता है? क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ होती थी वो म्यू पे डिपेंड करती थी। पावर बताओ एक बार, पावर म्यू माइनस 1/r, फोकल लेंथ r/2 म्यू माइनस 1। तो भाई साहब इसकी फोकल लेंथ म्यू पर क्या करती थी? डिपेंड। सभी कलर के लिए म्यू क्या होता था? अलग अलग। खुशी की बात है मिरर में भैया क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी ही नहीं होती। पूछो क्यों नहीं होती? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है r/μ पर डिपेंडेंसी ही नहीं है। क्या बातें समझ में आती हैं? और बढ़िया बात, लेंस को पानी में डुबो देते थे तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती थी। याद करो, 1/f म्यू लेंस म्यू सराउंडिंग। तो पानी में डुबोने पर इसकी फोकल लेंथ बदल जाती थी क्योंकि सराउंडिंग बदल जाता था। परंतु फिर से फायदा, मिरर को लिक्विड में इमर्ज करने पर फोकल लेंथ नहीं बदलती। पूछो क्यों नहीं बदलती? क्योंकि फॉर्मूले में म्यू आई ही नहीं रहा। ये बहुत अच्छा सवाल है। मिरर को पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ नहीं बदलती, मिरर में क्रोमेटिक एब्रेशन की बीमारी भी नहीं होती। दोनों ही सवाल बहुत प्यारे हैं। ये तो अभी रिसेंटली जेई मेन में 2025 में आया, मिरर को पानी में डुबोने पर फोकल लेंथ नहीं बदलती। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों लिख लिया क्या? एक बार चैट पे बताओ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, लिख लिया? जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। पानी में डुबोने पर मिरर की फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, लेंस में बदल जाती है। लेंस में क्रोमेटिक एब्रेशन भी होता है। पूजा, मानवी, रामेश्वर, डीवी सिंह, बेटा लिख लिया क्या? अनिरुद्ध, अनुराग, मानस, निकट, अनुराग, शैलेंद्र, अमित, अनुराग, साहिल, सौम्य, बताइए यहाँ तक ओके? अब होमवर्क लिखिए 1.2 पूरी। इसमें जितने थ्योरेटिकल सवाल हैं वो सारे कर सकते हैं। न्यूमेरिकल वैसे तो बन जाएंगे सारे, पर मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया है इसलिए अभी आप नहीं करें, पर जितने थ्योरेटिकल सवाल हैं वो सारे कर लीजिए। 1.2 मैं आपको नंबर भी लिखा देता हूँ, नहीं तो आप परेशान होंगे। नंबर भी लिख लें। 1.2 लिखें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
सातवां, उसके बाद 18, उसके बाद 23। ये सारे थ्योरेटिकल सवाल हैं जो आपसे बन जाने चाहिए। आज हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। इसी में लिखिए एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9। ये सारे क्वेश्चन आज थ्योरेटिकल हैं, ये आपको बनाने चाहिए और ये सब आज के लेक्चर पर ही बेस्ड हैं। ये आपने रेट ट्रेसिंग एक बार अच्छे से समझ ली तो आपका काम बढ़िया हो जाएगा। अगले लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, सभी लोग मॉड्यूल लेकर आइएगा। पूरे लेक्चर केवल क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। मिरर का, स्फेरिकल मिरर का जो थ्योरी पार्ट है वो पूरा मैंने आपको आज करा दिया। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।